हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। पहला ऑप्शन है शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, दूसरा है खमीर ईस्ट को एल्कोहल में बदलने की, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, उसके बाद खमीर या ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है शर्करा को एल्कोहल में बदला जाता है, खमीरीकरण कहलाता है। तो खमीरीकरण प्रक्रिया में जो है शर्करा को एल्कोहल में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन डायरेक्शन से है, तो आप लोग इसे ड्रॉ करके आप लोग बना लेंगे इसका आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, यानी कि स्वच्छंद एक स्वतंत्र खेल क्या होता है, मतलब किस प्रकार होता है, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं। तो ऑप्शन है बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, उसके बाद वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जब आप लोग पढ़ेंगे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर पाते हैं। स्वच्छंद एक फ्री मतलब कि वैसा खेल जहाँ पे किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं हो, बच्चे अपने मन मुताबिक जो खेल होता है खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाहरी और भीतरी क्रियाकलाप को बच्चे अपने मन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। ऑप्शन ए सूर्य की प्रकाश, वायु, नमी, मध्य ताप। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य की प्रकाश, मतलब कि बीजों को जब अंकुरन के लिए हम लोग देते हैं तो उसमें जो है सनलाइट की मतलब कि कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती है। वह हम लोग का क्या करते हैं, कई घर के किसी भी कोने पे अंधेरे पे हम लोग रख देते हैं, वहाँ पे बीजों का अंकुरन हो जाता है। या नहीं तो हम लोग कभी मिट्टी में कोई बीज वगैरह बोते हैं तो वह देखिए मिट्टी के अंदर रहता है, वहाँ क्या सूर्य का लाइट पड़ता है, तो वहाँ पे नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है बीजों के अंकुरन के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है एक तरह से ईवीएस में दिया जाता है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। जो पाश्चुराइजेशन जो होता है दूध को कितना देर तक गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब 15 से 30 सेकेंड के लिए जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे इसे जो है हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें शॉर्ट टाइम होता है, एक लॉन्ग टाइम होता है। तो आप लोग जिसमें कम समय होता है तो उसमें हीट अधिक हो जाता है, जिसमें अधिक समय तक किया जाता है तो उसमें हीट क्या किया जाता है, कम रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किस पर वर्गीकृत किया जाता है, किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आरोही लता में, कि झाड़ी है या बिसर्पी लता है, शाख है। तो कद्दू की जो लतें होती है वह क्या होती है, आरोही लत होती है या झाड़ी होती है या बिसर्पी लत होती है या शाख होती है। तो कद्दू की जो लतें होती है बिसर्पी लत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिसर्पी लता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। तो उंगलियों से छूकर, जैसे इसमें आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे कि उंगली से छूकर किस प्रकार के लोग जो है पढ़ते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग छू नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तो जो अंधे लोग होते हैं, जो अंधे होते हैं आँख से, तो वे लोग क्या करते हैं, अक्षरों को छू कर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। जो देख नहीं सकते हैं वे उंगलियों के द्वारा छू कर और महसूस करके शब्दों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो देख नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल
मतलब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 घटता है और वायुमंडल की ताप निम्न होता है। तो इसमें क्या होता है, घटता है और वायुमंडल की ताप क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है और जब वायुमंडल जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले घटता, वायुमंडल की ताप क्या हो जाता है, घट जाता, निम्न हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसकी फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है, स्वांग, मटकी, भागोरिया या लावनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वांग नृत्य जो है बुंदेलखंड की नृत्य है। तो इस तरह से आप लोग इसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान कीजिए। पौधों के संदर्भ में आपको सही विकल्प का पहचान करना है कि पौधे क्या होते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग। जैसे पौधे भूक्षरण को रोकता है, मतलब भूमि के कटाव को रोकते हैं, ये सही बात है। पौधे लगाते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव क्या होता है, रुकता है, सही बात है। मृत एवं सूखी पत्तियों उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। जो मृत पत्ती होती है, सूखे पत्ती होते हैं, क्या उससे हम लोग कीटनाशक बनाते हैं, इतना कोई खास नहीं है ये ऑप्शन। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु जो है पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, यहाँ यदि पौधे रहता पशु को आश्रय प्रदान कर दे तब थोड़ा सा सटीक बैठता। उसके बाद पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें कुछ खाए जा सकते हैं, तो ये जो है सही लग रहा है। तो ए और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, ए और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधे भूक्षरण को रोकता है और पौधे से हम लोग बीज प्राप्त करते हैं और उसके कुछ बीजों को हम लोग खाते भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी कि भूमिकाओं को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पौधों के कुछ भाग और उनके कुछ कार्य के बारे में बताया गया। जैसे जड़ें पौधे को पत्तों से जोड़ती है, जो मतलब कि जो इस तरह के जो पेड़ होते हैं, क्या उसके जो है पत्ते जो है क्या मतलब कि वो जड़ें को जोड़ते हैं। पत्ता बहुत ही ऊपर रहता है, ये इस प्रकार यहाँ पे जो है पत्ते रहते हैं, और जड़ बहुत ही नीचे में रहते हैं। जड़ क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो इस तरह से ये कोई सटीक नहीं है। उसके बाद फल परागण से सहायता करते हैं, ये भी फल परागण में सहायता करते, ये सटीक नहीं बैठता है। उसके बाद फूल पौधे के प्रजनन अंग है। उसके बाद अगला है पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। पत्ते क्या जो ऊपरी पौधे के ऊपरी भाग होते हैं उसे सहारा देते हैं, ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन यदि हम लोग 3 जब पढ़ेंगे, फूल पौधे के प्रजनन जो होते हैं, फूल जो होते हैं आपके जो फूल होते हैं वे जो ही मतलब कि उसमें जो है परागण की क्रिया जो होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, फूल से ही होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल। तो फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम या लक्षद्वीप, झारखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से युगल जोड़ी कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर और नागालैंड ये राइट आंसर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका लद्दाख और पुडुचेरी। तो लद्दाख और पुडुचेरी जो है आपका भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। तो लद्दाख और पुडुचेरी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी कि पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। एक सांस्कृतिक उत्सव होता है और श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी है, उसका नाम क्या है। बनारसी, बनारसी तो ये नहीं होगा, ये तो उत्तर प्रदेश बनारस की बात हो जाएगी। नवारी, कलमकारी, जामदौनी। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 नवारी जो है, नवारी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो साड़ी या पोशाक पहनी जाती है उसे क्या बोला जाता है, नवारी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो आप लोग वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग पढ़ेंगे, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 में पढ़ने वाले मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है।
कक्षा 3 की विद्यार्थी है कौन? मधु, और अपने घर में लगे हुए गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधे को पहचानने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो मधु जो है अपने घर में गुलाब और तुलसी के पौधे को देखती है और उसमें पहचान करती है, तो उसमें क्या कर रही है? अवलोकन करती है, तुलना करती है, अनुमान लगाती है या निर्णयन करती है? तो आपको बताना कि वह क्या करती है। सबसे पहले वह तो एक देख रही है, तो वह अवलोकन तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवलोकन भी होगा। उसके बाद जो है आपका अवलोकन, उसके बाद जो है एक दूसरे से क्या करेगा कि कंपैरिजन करेगा। अवलोकन करेगा पहले कि वह देखेगा कि ये तुलसी का है, उसके बाद ये क्या है, ये जो है गुलाब का है, तो ये गुलाब का है, ये जो है तुलसी का पौधा है। तो उस तरह से वह जो है देखेगा, ये तुलसी का है, ये गुलाब का है, दोनों के बीच वह क्या करेगा, दोनों के बीच वह कंपैरिजन करेगा। तो कंपैरिजन करेगा और वह देखेगा, तो अवलोकन और तुलना ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है ए और बी, मतलब अवलोकन और कंपैरिजन यानी कि तुलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित, मतलब पर्यावरण अध्ययन को अच्छे से सीखने के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए, सैर करना चाहिए, मतलब घूमने फिरने की बात है, पर्यटन की बात है। तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। उसके बाद है प्रकृति एक आभासी यात्रा करना। अगला ऑप्शन है एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करना। ये सब ऑप्शन उतना सटीक नहीं। विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना, एक रसोई बगीचा में विकसित करना, ये भी उतना ऑप्शन सटीक नहीं है। लेकिन ऑप्शन एक जब आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन एक को जब आप लोग पढ़ेंगे, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना, तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम की प्रकृति की सैर संचालित का क्या उद्देश्य होता है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध विकास करना कि कैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कैसे क्या होते हैं, कैसे नदी झरना पर्वत पठार पशु पक्षी के बारे में विशेष रूप से उसे क्या जानकारी इकट्ठा करना, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेजी कहती है वो अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? समूह चर्चा, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन और खेल। तो इस तरह से समूह चर्चा जो है ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं, इस परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ बच्चे जो है एकल अभिभावक, मतलब उसमें जो है सिर्फ माताएं होती है या नहीं तो पिता होते हैं, तो एकल अभिभावक होते हैं, घर के एक मुखिया होते हैं, इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन बच्चों को अवहेलना करे और विषय परिवार के संबंधों को ध्यान केंद्रित करे। इन बच्चों की अवहेलना करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन बच्चों को सहानुभूति दर्शाए और उन्हें परिवार की पद समझाने के लिए कहे, ये सहानुभूति जैसी बात है, ये थोड़ा सा सटीक लग रहा है। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दे और विषय पर ध्यान केंद्रित करे। ऐसे बच्चों के संदर्भ सम्मिलित करे और सहानुभूति एवं संस्कृति का निर्माण करे। ये ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सटीक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल ही ज़्यादा सटीक है। ऐसे बच्चों के संदर्भ सम्मिलित करे और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करे। तो इस तरह से ये जो है ज़्यादा सटीक है और ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है, वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। छोटे छोटे बच्ची जब होती है तो उसे मम्मी या दादी उसे जो है कुछ इस तरह की भी बातें कहते हैं, चुप हो जाओ नहीं तो आएगा अभी तुमको चोर ले जाएगा,
इस तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। बच्चे का उसका जो है एक डर मतलब की टाइप का जो है आ जाता है, वो भय होने लगता है। तो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बताना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं उसे डर वाली बात किसी भी तरह का, जैसे यहाँ पे चुप हो जाओ नहीं तो चांद पे बैठा बूढ़ा बाबा आएगा तुम्हें ले जाएगा, इस तरह की बातें कर रही है। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे ऑप्शन में है रूपल की दादी से बात करेंगे, उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है, रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा नहीं है, उसके बाद रूपल से कहेंगे कि वह सूचनाओं का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तो हम ये कर सकते हैं, हम यदि शिक्षक है तो ये कर सकते हैं, रूपल को कहेंगे कि इस सूचनाओं का संकलन करो और इस तथ्य की जांच करो। तो ये बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो मान लीजिए कि आप कक्षा 1 के शिक्षक हैं और आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। तो विद्यार्थियों के विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदनाओं का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। प्रत्येक संवेदनाओं का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्माण का उपयोग करेंगे। तो आपको बताना है, तो इसमें जो है बच्चे जो है एक क्लास के जो भी बच्चे होते हैं उसमें प्रत्येक संवेदना कार्य का चित्रण करके, प्रत्येक भी जो भी संवेदना वाली कार्य है उसे जब हम लोग चित्र या फिगर बना के या मूर्त चीज़ के बारे में बताएंगे, ये कुर्सी ये टेबल है, इस तरह का टेबल का कुर्सी मतलब कि ये टेबल का फिगर बना दिए बच्चे को, अब कुर्सी बनाना है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे उसको कुर्सी बना देंगे। तो ये कुर्सी है, तो इस तरह से बता के उसको जो है मूर्त वाले पदार्थों से उसके क्या करेंगे बताएंगे, तो वह ज़्यादा उसमें ज्ञानेंद्रियों से वह परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक व्याख्या करता है? जैसे मानव व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य। उसके बाद प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा। उसके बाद पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये राइट आंसर हो जाए नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप क्या करेंगे? कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में है आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। तो आप क्या कहेंगे? विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। उसके बाद सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे, उनके अनुभवों का निष्कर्ष निकालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हद तक सही है। क्या आप सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे और जो सारे ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन में जो जितना अधिक मतलब मजबूत आपको दिखेगा वही ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे, वैसे भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय है, मतलब कि विषय जो कि पूरी तैयारी है, ये भी नहीं हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशील है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता है। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोग का पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशील है। तो ये ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है। प्रकरण है चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है?
संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को सूचनाओं को जोड़कर और उनके शब्दों में लिखने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिया के कार्य के अनुभव करने के लिए स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है तो आप लोगों को टिक करना है। तो ऑप्शन चौथा हम लोग जब देखेंगे, ऑप्शन चौथा में है आपका सी और डी। तो सी में क्या है, विद्यार्थियों को उनको दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरह का पत्र वाली जब भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या करेंगे कि आप अपने दादा को अपने दादी को पत्र लिखिए, तो ज़्यादा उससे अभ्यास होगा। उसके बाद डाकिया के कार्य के अनुभव करने के लिए स्थानीय डाकघर उसे ले जाएंगे, मतलब कि उसे एक तरह से पर्यटन घूमने के मतलब कि सैर के रूप में उसे जो है डाकिया के यहाँ ले जाएंगे, दिखाएंगे कैसे डाकिया होता है, चिट्ठी कैसे आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में है। जैसे ऑप्शन है, बच्चे अपने आपस की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। विविध सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविध सिखाने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। 2 में आपका हो जाएगा कौन, 2 में ए, सी और डी। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी। ए में है बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से जुड़ते, सही हो जाएगा। उसके बाद बी में क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे समान संदर्भित अनुभव करते हैं, ये गलत हो जाएगा। और 2 सी है और डी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किससे प्राथमिकता देंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उसके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिएगा, या विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों को लिखने के लिए कहिएगा। स्थानीय पक्षी या उनकी प्रकृति या आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति के सैर का उपयोग कीजिएगा। जो पर्यावरण अध्ययन में जो है टूर वाली बात जो होती है, जो भ्रमण करने की बात, वो ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है। पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यदि हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सटीक लग रहा है, यदि जिसमें भी टूर वाली बात, भ्रमण वाली बात आती है, वो ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। और पक्षियों के बारे में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्थानीय पक्षी, उनकी प्रकृति कैसी बनावट है, उसके आवास स्थान कहाँ रहते हैं, इस तरह के लिए उसके क्या करते हैं, सैर का उपयोग करेंगे, घुमाने के लिए उसे ले जाएंगे, तो वह ज़्यादा बेटर होगा, बच्चे ज़्यादा समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉनी ने कहा आम के पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वॉनी द्वारा किन प्रक्रिया का उपयोग किया गया। वॉनी कहता है कि आम का पेड़ जो है एक खुली जो है मतलब कि इस तरह से होता है, छतरी जैसे होता है, तो छतरी इस तरह से होता है, तो इस तरह से आम का एक पेड़ होता है, खुली छतरी के समान है। तो इसी में कहता है क्या वह जो है किसका प्रयोग कर रहा, अवलोकन का, तुलना का, निर्णयन का, कल्पना का। तो उस तरह से एक जो है वह अवलोकन भी कर रही है और छतरी से तुलना भी कर रहा है और शायद निर्णय भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अवलोकन भी करेगा, और बी में है तुलना भी करेगा, और निर्णय नहीं हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा, इमेजिंग करेगा कि ऐसे छाता होता है, ऐसे आम का वृक्ष होता है, एक छतरी के समान है। तो बच्चे एक तरह से इमेजिंग करने लगता है। तो ए, बी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन करेगा और तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इमेजिंग करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिससे लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुएं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे।
ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ये तो होगा ही नहीं, मना करने वाली बात नहीं होता। उन्हें अनुभवों को साझा करने की समानता को मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 में जो ए, बी और डी, ए बी और डी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 नंबर जो है ए, 3 नंबर में ऑप्शन ए, सी और डी है। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है ए, सी और डी। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। बोले थे ना यहाँ पे मना करना है, तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीनों ऑप्शन जो आपका जल के बारे में बताना है तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर पे क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उसके बाद है विषयगत अवधारणाओं का समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि का समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष क्षमता का विकास, विवेक के आधार पर सही गलत तय करने की क्षमता का विकास। तो खोजबीन अधिगम जो है ऑप्शन नंबर 3 पे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सटीक है, क्योंकि आप लोगों को बताए थे खोजबीन अधिगम निष्कर्ष वाले जब भी ऑप्शन मिले तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं, तो इसमें पॉजिटिव वर्ड होता है। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अवलोकन, खोजबीन, तर्क और निष्कर्ष की क्षमता का विकास होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन जो है ईवीएस के कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।